हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और आज हम इसका करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। लेकिन इससे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों है, क्या प्रिंसिपल्स है उसके पीछे। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल को हम अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका टोटल मास किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके टोटल मास के बराबर। और इसको और भी सिंप्लीफाई करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। किसी एक केमिकल रिएक्शन के होने से पहले, बिफोर एंड आफ्टर, बाद में जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसके एटम्स का नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल बिहाइंड द नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं। पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। जैसे कि हिट एंड ट्रायल के नाम से ही पता लगता है कि हम अलग अलग कोफिशिएंट्स जो है ना वो ट्राई करके देखेंगे, 2 3 4 जैसे भी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इक्वेशन की बात बनती है कि नहीं। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या है कि अगर कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन हो तो हम उसके पार्ट्स लिख लेते हैं, हर पार्ट को अलग अलग से बैलेंस करके फिर सब पार्ट्स को सम अप करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। स्टेप्स क्या हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? पहला स्टेप है राइट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि पहले हमने एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए फिर लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। सपोज कर लो हमारे पास है आयरन। ये आयरन जो है ये स्टीम के साथ यानी कि वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और साथ में इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है? ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पर हमने जितने भी हमारे पास इक्वेशन में कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं उनको बॉक्सेस में बंद कर देना। चलिए करते हैं, वापस आते हैं इस केमिकल इक्वेशन पे और अब इनको हम बॉक्सेस के अंदर कर देते हैं बंद। ये हम क्यों बॉक्सेस के अंदर बंद कर रहे हैं? ये इंश्योर करने के लिए कि इस बॉक्स के अंदर हमने अब कुछ भी चेंज नहीं करना। सीधी सी बात है, हमने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूले थोड़ा चेंज कर देने, हमने सिंपली क्या करना है भी ये जितने भी फॉर्मूले हैं है ना, इनके बार यहाँ पर कोफिशिएंट्स जो है ना वो बदलने हैं। तो ये कोफिशिएंट्स जो है एज पर द रिक्वायरमेंट हम चेंज करके हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे। बस इतना याद रखना है भी इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं बदल सकता। थर्ड स्टेप क्या कहता है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेंगे एलिमेंट्स की और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के। यहाँ पर ये जो एरो है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर जो एरो है ये हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड है। इस एरो के पहले ये जो दो यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले नजर आ रहे हैं ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद क्या है? प्रोडक्ट्स। तो चलिए फिर हम बनाते हैं लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हो गए हमारे रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे और इधर हो गए प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड पे। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं? आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये देखने हमने। अब देखो रिएक्टेंट्स में आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं? एक ही एटम है। अब वाटर के अंदर देखो, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1। तो लिख देते हैं फिर हम लिस्ट में हाइड्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन 1। अब प्रोडक्ट साइड पे चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो आयरन ऑक्साइड है इसके अंदर आयरन के कितने एटम्स हैं? 3 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो चलो फिर लिस्ट में लिखें।
आयरन हो गए 3 और ऑक्सीजन हो गए 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहा है ना हाइड्रोजन गैस का, उसके अंदर 2 एटम्स हैं। अब देखते हैं अगला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि इस लिस्ट में अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस कंपाउंड में है, उसको स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। वापस आते हैं इक्वेशन पे। अब इस लिस्ट में हम चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पर आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं, तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का एटम है 1, प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन के एटम है 4। 1 और 4 इनको हम कैसे बराबर कर सकते हैं? हम इसको ऐसे बराबर कर सकते हैं कि अगर इसको हम 4 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 4, है ना। तो अब हम ये जो 4 का कोफिशिएंट है इसको लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, इस जगह पे। अब ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर हो गए बैलेंस। अगला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप कहता है एग्जामिन द इक्वेशन, पिक अप अदर अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स एंड बैलेंस देम। यानी कि अब ऑक्सीजन के बाद लिस्ट में जितने भी और एलिमेंट्स बचे हैं उनको भी हमने बैलेंस करना है। अब इस स्टेज तक जो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है इसको हम दोबारा लिख लेते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम बैलेंस करते हैं आयरन को। रिएक्टेंट साइड पे आयरन के कितने एटम है? 1। और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 3। तो चलिए फिर ये हम नोट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे कितने हो गए आयरन के एटम्स? 3। अच्छा, इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अब कि इसको 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। इट मीन्स ये जो 3 है हमारा कोफिशिएंट यहाँ पर आया, इसको कहाँ लिखेंगे? इसको यहाँ पर लिखेंगे आयरन के आगे। अब साथ ही देख लेते हैं हाइड्रोजन का क्या स्टेटस है। यहाँ पर देखो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, आगे कोफिशिएंट है 4। इट मीन्स कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो फिर 4 के अंदर कितने हो गए? 8। इट मीन्स रिएक्टेंट साइड पे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। लिख लेते हैं लिस्ट में। प्रोडक्ट साइड पे चेक करते हैं। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं एटम्स? 2। यहाँ पर लिख लेते हैं 2। अब इसको 8 को और 2 को हम कैसे बराबर कर सकते हैं? अगर इस 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो ये 8 के बराबर हो जाएगा। अब कोफिशिएंट हो गया 4। इस कोफिशिएंट को 4 को कहाँ लिखेंगे? इस हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर लिख देंगे। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप इज check correctness of the balanced chemical equation by counting atoms of each element on both sides of the equation। तो अब हमने चेक करना है सारा, चलिए चेक करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है? इक्वेशन बन गई है ये वाली। अब लिस्ट फिर दोबारा से बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स। एलिमेंट्स कौन से? आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए काउंट करते हैं। रिएक्टेंट्स में आयरन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितनी है? 8। ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? 4। अब प्रोडक्ट्स में चेक करते हैं। आयरन के कितने एटम्स हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? ऑक्सीजन चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखो आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब देखो आयरन रिएक्टेंट साइड पे भी 3, प्रोडक्ट साइड पे भी 3। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे भी 8, प्रोडक्ट साइड पे भी 8। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे भी 4, प्रोडक्ट साइड पे भी 4। तो इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है राइट सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि हमने सिंबल्स देने हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के। चलिए फिर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर लिखते हैं। आयरन जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके पीछे ब्रैकेटेड एस डाल देंगे। ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? स्टीम के साथ, वाटर वेपर्स, यानी कि वाटर हो गया गैशियस स्टेट में। आयरन ऑक्साइड सॉलिड और हाइड्रोजन गैस है गैशियस फेज। तो ये हो गया अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर।
अब अगर कोई और इंफॉर्मेशन देनी हो किसी भी फैक्टर के लिए, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी रिएक्शन के लिए, जैसे कोई कैटालिस्ट रिक्वायर्ड है, कोई लाइट रिक्वायर्ड है, कोई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कोई पर्टिकुलर प्रेशर रिक्वायर्ड है, तो वो हम इस एरो के ऊपर और नीचे जो है ना वो लिख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस की है ना, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि श्योर हो जाए कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये है जी हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन। आयरन रिएक्ट्स विद वाटर वेपर्स टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पहला स्टेप क्या था, इनको बॉक्सेस में बंद कर दो, तो यहाँ पर देखो हमने बॉक्सेस के अंदर इनको बंद कर दिया। फिर क्या किया हमने, फिर हमने जितने भी रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर एनलिस्ट कर लिए। आयरन के कितने हैं एटम, एक। हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के कितने हैं, एक। प्रोडक्ट साइड पे क्या है, आयरन के एटम्स तीन, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के चार। अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ बैलेंसिंग शुरू करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के आ रहे हैं, हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में, एक है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर, एक ही ऑक्सीजन का एटम है। तो रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन इनिशियली कितने हो गए, एक। प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, चार। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इस एक को अगर चार के साथ गुना कर दिया जाए तो ये भी चार हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट हो गया चार। इस कोफिशिएंट को यहाँ पर वाटर के आगे लिख देंगे। तो रिएक्टेंट साइड पे भी अब ऑक्सीजन हो गए चार और प्रोडक्ट साइड पे भी हो गए चार। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, इसकी भी हम लिस्ट बना लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो एक वाटर मॉलिक्यूल में अगर दो एटम्स होते हैं तो चार वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हो जाएंगे आठ। चलिए लिस्ट में लिखते हैं, ये देखो यहाँ पर हमने लिख लिया आठ। और प्रोडक्ट्स में क्या है, एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एटम्स हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया दो। अब आठ और दो को कैसे बराबर कर सकते हैं, इस दो को चार से गुना करके, यानी कि कोफिशिएंट हो गया चार। ये चार कोफिशिएंट अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे लिख देंगे, हमारी हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो गई। अब आयरन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड पे आयरन के कितने एटम है, एक, यहाँ पर लिस्ट में एक लिख दिया। प्रोडक्ट साइड पे आयरन के कितने एटम है, तीन है, यहाँ पर हमने तीन लिख दिया प्रोडक्ट्स में। अब एक और तीन, इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, एक को तीन से गुणा करके, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड पे तीन का कोफिशिएंट हो गया। सो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट साइड पे आयरन के आगे लिख देना तीन। टोटल हमारी इक्वेशन अब ये बन गई कि थ्री एटम्स ऑफ आयरन के आ गए, फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के आ गए। इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं क्या बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल आयरन ऑक्साइड का और चार मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस के। अब हमने क्या करना, अब हमने लिखने हैं सिंबल। तो आयरन के साथ स्मॉल एस फॉर सॉलिड, वाटर के साथ स्मॉल जी फॉर गैशियस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर्स है। देन आयरन ऑक्साइड के साथ फिर से स्मॉल एस फॉर सॉलिड एंड हाइड्रोजन के साथ स्मॉल जी। कभी कभी हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के साथ ऐसे एक्वस का जो है ना सिंबल, ये भी लिखते होते हैं। ये हम तब लिखते हैं जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो पानी के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट हो, तब हम एक्वस का सिंबल भी लिखते हैं। थोड़ी सी इक्वेशन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। एक और इक्वेशन लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और बनता क्या है, मिथानॉल बनता है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल बनता है। ये हो गई हमारी स्केलेटल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इनको बॉक्सेस में डाल देंगे। इनिशियली आप बॉक्सेस में डाल लो, उससे ना आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक बारी जब आपने प्रैक्टिस कर ली आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको बॉक्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही लिख लिया करोगे। अब लिस्ट बनाते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है। राइट हैंड साइड पे कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, चार है। देखो यहाँ पर ये हो गए तीन हाइड्रोजन और ये एक हो गया चार, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इस दो को, यानी कि रेक्टेंट साइड पे जो हाइड्रोजन है इसको अगर हम दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा चार। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, दो। इस कोफिशिएंट को हमने यहाँ पर लिख देना है और हमारी इक्वेशन अब क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस टू H2, इट फॉर्म्स CH3OH मिथानॉल। और अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो क्या दे सकते हैं, इनकी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फेज में, हाइड्रोजन गैस गैसियस फेज में एंड मिथानॉल लिक्विड फेज में। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, एक और इक्वेशन ले लेते हैं।
हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सिंपल सी इक्वेशन है। इसमें क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। दो ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स के अंदर हाइड्रोजन की दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन की दो एटम्स हैं। राइट हैंड साइड पे देखो हाइड्रोजन के तो दो एटम्स हैं लेकिन ऑक्सीजन का एक ही एलिमेंट है। अब इनको हम कैसे बराबर कर सकते हैं, अगर ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों साइड पे बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम कोफिशिएंट डाल देंगे 2। अब जैसे यहाँ पर हमने ये कोफिशिएंट डाला है ना, 2 कोफिशिएंट, तो अब हुआ क्या कि ऑक्सीजन के एटम्स तो बढ़ गए कि रिएक्टेंट साइड पे भी 2 हो गए, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हो गए, लेकिन ना साथ ही क्या हो गया, हाइड्रोजन के एटम्स भी बढ़ गए। अब हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए, 2 इंटू 2 4, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 2। अब इनको कैसे बराबर करेंगे कि हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे जो हाइड्रोजन है इसके आगे कोफिशिएंट डाल देंगे 2। तो यहाँ पर अब टोटल हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 4 और प्रोडक्ट्स में भी हो गए 4। तो हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। फिजिकल स्टेट्स आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। सोडियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट, साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। अब इसमें आप रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स को कंपेयर करो। देखो यहाँ पर सोडियम के रिएक्टेंट साइड पे कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एटम है सोडियम का। और यहाँ प्रोडक्ट साइड पे सोडियम के कितने एटम्स हैं, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पर कोफिशिएंट कर देंगे 2। अब बाकी एलिमेंट्स के एटम्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट साइड पे भी है 2, बराबर हो गए। और सल्फर रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 4, प्रोडक्ट साइड पे 4, इक्वेशन हो गई बैलेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बनता क्या है, जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब इसमें देखो रिएक्टेंट साइड पे जिंक के कितने एटम्स हैं, 1, प्रोडक्ट साइड पे भी 1। हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट साइड पे 1 और प्रोडक्ट साइड पे 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को रिएक्टेंट में भी बराबर करने के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट 2 ऐड कर देंगे। अब क्लोरीन यहाँ पर हो गए 2 और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन पहले से 2 है, तो हमारी इक्वेशन ये भी बैलेंस हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बनता क्या है प्रोडक्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है। अब मैग्नीशियम देखो रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 1, प्रोडक्ट साइड पे भी 1। हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट कर देंगे 2। अब हाइड्रोजन हो गए 2, दोनों साइड पे बराबर हो गए। अब क्लोरीन कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे पहले ही 2 है, तो ये भी बैलेंस होगी इक्वेशन हमारी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, बनता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इसमें देखो रिएक्टेंट्स में एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 1, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 2। अब हम रिएक्टेंट साइड पे एल्यूमिनियम के आगे कोफिशिएंट कर देंगे 2, पहले इनिशियली डाल के देखते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। अब ऑक्सीजन चेक करो, रिएक्टेंट्स के अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने, 2, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स ऑक्सीजन के, 3। अब रिएक्टेंट्स के 2, प्रोडक्ट के 3, ये 2 और 3 हम कैसे बराबर कर सकते हैं, हम ऐसे बराबर कर सकते हैं, 2 को 3 से गुना कर दे, 3 को 2 से गुना कर दे। ठीक है, करके देखते हैं कोफिशिएंट। फिर ऑक्सीजन के आगे हमने कोफिशिएंट लगा दिया 3 और यहाँ पर हमने कोफिशिएंट लगा दिया 2। अब रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हो गए, 6। लेकिन अब एल्यूमिनियम देखो उसके एटम्स तो बढ़ गए, प्रोडक्ट साइड पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने 2 कोफिशिएंट लगाया है तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 इंटू 2 4 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाया था इसको चेंज करेंगे, इसकी जगह पे अब लग जाएगा 4। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस यूजिंग हीट एंड ट्रायल। फटाफट से ना
ब्रीफ करते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड के बारे में भी, कहीं वो ना रह जाए। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करने जा रहे हैं तो हम उसको स्टेप्स में तोड़ देंगे और हर स्टेप को अलग से बैलेंस करके फिर सम अप कर लेंगे। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म क्यूप्रिक नाइट्रेट, साथ में क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को स्टेप्स में तोड़ देंगे। कौन से स्टेप्स होंगे? पहला स्टेप क्या है कि नाइट्रिक एसिड जो है ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और एक फ्री ऑक्सीजन। देखो फ्री ऑक्सीजन कभी भी आपको किसी भी ओवरऑल इक्वेशन में नहीं मिलेगी क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होती है। अगर किसी स्टेप में बनती भी है तो फटाफट से किसी और चीज के साथ कंबाइन करके ये स्टेबिलिटी ले लेती है, तो सिर्फ यहाँ पर ही हम लिख रहे हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है? कॉपर रिएक्ट्स विद दिस फ्री ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। थर्ड स्टेप क्या है? ये जो कॉपर ऑक्साइड बन गया अब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बनाता क्या है, क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब ये हो गए 3 स्टेप। अब हमने इन स्टेप्स को अलग अलग से बैलेंस करना है। चलिए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पर कोफिशिएंट कर देंगे 2, ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट 2 हो जाने से नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, यहाँ पर तो 1 ही है नाइट्रोजन, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी कोफिशिएंट कर देंगे 2। अब ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब देखो कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं। नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो 2 में हो जाएंगे 6, 3 × 2 6। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2 एटम्स होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितनी होगी ऑक्सीजन, 4 हो गए, 2 × 2 4। और यहाँ पर एक और हो गया वाटर में 5 हो गए, ये एक फ्री वाला हो गया, फ्री ऑक्सीजन एटम 6। तो रिएक्टेंट साइड पे भी टोटल ऑक्सीजन एटम्स हो गए 6, प्रोडक्ट साइड पे भी हो गए 6, तो ये हो गई बैलेंस। अब स्टेप 2 जो है, इस इक्वेशन पे जाते हैं। कॉपर यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 1, प्रोडक्ट्स में 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 1, प्रोडक्ट्स में 1, ये इक्वेशन तो बैलेंस ही है। थर्ड स्टेप की इक्वेशन में जाते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जो है नाइट्रिक एसिड के अंदर है 1, और इस साइड पे जब हम जाते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2। अब ये 2 और ये 1 कैसे बैलेंस होगा कि यहाँ पर कोफिशिएंट कर देते हैं 2। अब हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। नाइट्रोजन चेक करते हैं, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 2। देखो यहाँ पर NO3 ट्वाइस है ना, तो फिर नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ये भी बैलेंस हो गए। कॉपर देख लो, रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे 1। ऑक्सीजन देखो, अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में पर मॉलिक्यूल 3 एटम्स होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स में हो गए फिर 6 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 यहाँ पर हो गया, 7 हो गए। प्रोडक्ट साइड पे चेक करो, यहाँ पर देखो NO3 ट्वाइस है, तो ये 3 × 2 6, ये हो गई ऑक्सीजन, 1 यहाँ पर वाटर के साथ आ गया, तो 7। यानी कि रिएक्टेंट साइड पे भी ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 7 और प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 7। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को करना है सम अप। तो हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से कोई चीजें हैं जो आपस में कैंसल आउट होती हैं। कैंसल आउट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में होना है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपस में कैंसिल नहीं होने, वो ऐड ऑन होने हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पे, और सेकंड स्टेप में ये फ्री ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में है कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में है, थर्ड स्टेप में कॉपर ऑक्साइड जो है ये कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड में है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने कितने एटम्स जो है ना वो बचे हैं, तो सम अप करते हैं। देखो कॉपर के कितने एटम्स हैं, 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉपर 1। अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। देखो स्टेप 1 में नाइट्रिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स, 2, और स्टेप 3 में भी 2 हैं, सो 2 × 2 ये कितने हो गए, 4। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4।
एरो डालेंगे। अब देखेंगे बना क्या। प्रोडक्ट में क्यूप्रिक नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स तो एक ही है, यहाँ पर एक लिख दिया। अब स्टेप वन में देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो, तो यहाँ पर दो लिखते हैं। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल, स्टेप वन में वाटर मॉलिक्यूल एक है, स्टेप थ्री जो है उसमें भी एक है, एक जमा एक दो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दो वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हमने दोनों मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके देख लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कर लिया, पार्शियल इक्वेशन मेथड भी कर लिया। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।